इस विनाश के लिए जिम्मेदार कौन? पूरा हिमालय पर्वत, उसकी श्रृंखला, और वहां से निकलती नदियां, हमारी पावन नदियां, माँ गंगा, माँ यमुना इत्यादि, वो भी बदहाल हैं। आप देखते हैं हमारी अ, पावन नदियां आज कैसे सुएर के रूप में दिखती हैं हमें। वो हरिद्वार के बाद नदी तो दिखती नहीं, लगती नहीं है। उनकी जो बदहाली हो रही है, हिमालय से चलते ही शुरू होते ही बम्पर टू बम्पर डैम्स वगैरह। तो हेमंत, ये बताइए कि अभी जो ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, पहले इसका थोड़ा सा ब्यौरा हमें दे दीजिए, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। जी मधु जी, इस सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज फिर से वही सवाल फिर से जीवंत हो गया है, जैसे सारे मीडिया चैनल और सब जगह जो है ये बात आ रही है कि भाई ये जो जोशीमठ की जो एक त्रासदी है, ये तो सीधे सीधे मानव जनित आपदा है। और इसके सारे कारण हमारा जिस तरीके से अनियंत्रित अनियोजित विकास की जो ये अंधाधुंध दौड़ और होड़ है, जिसमें हमने पूरे हिमालय के बाजारीकरण के दरवाजे खोल दिए हैं, तो सीधा सीधा ये हिमालय के बाजारीकरण, या बहुत सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो धामों को दामों में परिवर्तित करने की जो ये होड़ बनी, उसका ही परिणाम है। और ये परिणाम अब बड़े स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ठीक 10 साल, लगभग 10 साल हो गए। 10 साल पहले जून 2013 में बड़ा भयानक त्रासदी सबसे पहले जब हिमालय में दस्तक दी, इस क्लाइमेट चेंज के युग में अगर हम कहें, तो जून 2013 में केदारनाथ सहित गंगा की सारी जलधाराओं ने एकदम प्रलय का रूप लिया। और उस समय जो है इसका स्वतः संज्ञान न्यायपालिका ने लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। और उस समय जितने अध्ययन जितने थे कोर्ट के पास मौजूद थे, या जो कुछ कमिटियां गई थी, तो स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई ये तो ऐसे है जैसे मशरूमिंग ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर हो रहा है। आपने जहां नदियां, जहां पानी देखे वहां पर सारे प्रोजेक्ट लगा दिए। तो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट, एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और बड़े स्पष्ट रूप से दो बातें उस कमिटी को कही कि भाई आप जाइए और देखिए क्या इन प्रोजेक्टों ने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया है, और किया है तो किस हद तक किया है, और क्या इस आपदा के प्रभाव को बढ़ाने में उनका कोई भूमिका रही है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई भविष्य में और भी 24 बांध प्रस्तावित हैं, जिस पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने जो है वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर बात उठाई है, इसकी भी जांच करेंगे। तो उस समय रवि चोपड़ा जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की, मैं भी उसमें सदस्य था। और लगभग 6 महीने हम लोगों ने व्यापक अध्ययन किया, पूरा भ्रमण किया सारी घाटियों में, और कई बुनियादी और महत्वपूर्ण जान दिखाते हुए कि क्या सारे परिवर्तन आ रहे हैं और कैसे आपदाएं अब ये विकराल रूप ले रही हैं। बड़ी विस्तृत व्यापक रिपोर्ट अप्रैल 2014 में केंद्र को सौंपी, जो सुप्रीम कोर्ट गई। और उस रिपोर्ट के बड़े सरल, उसमें कहूँ तो दो बड़े निष्कर्ष थे कि हाँ, इस तरीके के जो ये सारे हमारा अनियोजित अनियंत्रित विकास हुआ है, इसने गंगा के हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण अपूरणीय क्षति की है, इरिपेरेबल इरिवर्सिबल डैमेज किया है इकोलॉजी को। और दूसरा निष्कर्ष ये था कि बिल्कुल इन्होंने जो है आपदा को बढ़ाया है, ऐसे ही काम किया है जैसे आग में घी का काम किया। तो ये दो बातें के साथ जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो है पहले ही उसमें ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो 24 प्रस्तावित बांध बनने थे उनको स्टे कर दिया वर्ष 2014 में, और अभी वो स्टे लगा हुआ है। और उसके बाद कोर्ट ने जब इस पर हलफनामा मांगा केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार ने भी उस समय दिसंबर 2014 में बड़ा हमारी उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को स्वीकार करते हुए और उसकी गंभीरता और उसकी संजीदगी को एक्नॉलेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि इन आपदाओं का जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल रहा है जून 2013 के फ्लड को एग्रेवेट करने में। ये बाकायदा शब्द हैं हलफनामे में जो केंद्र सरकार ने स्वीकारे। और दूसरी बात जो है, केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल कोर्ट, इस समिति ने ये भी कहा है कि अगर बचाना है तो आगे अप्रोच ये होनी चाहिए कि जैसे भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जब 2010 में वो सारे बांध रद्द हुए और उस भागीरथी के कैचमेंट को गौमुख से उत्तरकाशी तक इको सेंसिटिव जोन जो है वो नोटिफाई किया गया, ऐसे ही सारी हिमालयी घाटियों को इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई होना चाहिए।
ताकि हम बचा सके। लेकिन इन सारी अनुशंसाओं पर कोई भी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम कहें कि फिर कमिटी पर कमिटियां बनती रही और अध्ययन और ये सब कराने के उद्देश्य से मामले लंबित होते गए, और उसका परिणाम जो है लगभग 6-7 साल बाद, पिछले 2021 में, लगभग 2 साल पहले, हमने ऋषिगंगा की बड़ी भीषण दूसरी त्रासदी देखी, जिसमें लगभग 200 लोग जो है काल कवलित हो गए। और उस लगभग 150 लोग तो यही तपोवन विष्णुघाट एनटीपीसी, जिसके ऊपर अब तमाम बातें उठ रही हैं ग्राउंड पर जाके, जिसको कहें कि प्राइमा फेसी हर कोई जो ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ भाई इतना भीषण निर्माण अगर होगा क्षेत्र में, ऐसी टनलें, सुरंगें, ब्लास्टिंग अगर होगी, तो निश्चित रूप से ऑलरेडी जो है जर्जर पहाड़ियों पर बसे जोशीमठ को वो और जर्जर करेगा ही। इसमें कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है इस चीज को जानने में। तो जब ये सारी बातें अब उठी, लेकिन 2021 ऋषिगंगा की त्रासदी में भी इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। और मैं बड़े खेद के साथ आपको यहाँ पे रखना कि 2021 त्रासदी के बाद वही जोशीमठ के लोग जो आज बेघर हो चुके हैं दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, जिनकी पीड़ा को आज पूरी संसार देख रहा है, वो लोग उच्च न्यायालय में इस बात की शरण में गए थे और उन्होंने कहा था कि साहब देख लीजिए, इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। और 2013-14 में सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान उठाया गया था, हमारी एक एक्सपर्ट बॉडी भी बनी थी, उसने भी ये सारी बातें कही थी, और उसने तो, हमारी एक्सपर्ट बॉडी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उच्च हिमालयी क्षेत्र जो हैं, जिनको मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये भ्रंश रेखा है, उसके ऊपर तो आप समझ लीजिए लक्ष्मण रेखा, कि इनको बिल्कुल मुक्त रखा जाना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी हाइड्रो पावर इंटरवेंशन। कोई भी हाइड्रो पावर वहां निर्माण नहीं होना चाहिए जहां ये अभी हाइड्रो पावर सारे निर्माण हो रहे हैं, साफ तौर से ये कह दिया था। तो इस उस पर 2021 में ये सब लोग रैणी जोशीमठ के ऋषिगंगा त्रासदी के बाद गुहार लगाने न्यायपालिका में गए हाईकोर्ट में, और उन्होंने कहा कि साहब रिव्यू करिए, ये कैसे अब ये दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, हमारा पूरा क्षेत्र और जर्जर हो गया है, कृपया रेस्टोरेशन के कार्यों का इनको आदेश दीजिए, कृपया आदेश दीजिए कि इनका पूरा का पूरा क्लियरेंस रिव्यू हो। और वो पुराने क्लियरेंस 20-25 साल पुराने, सिचुएशन चेंज हो गई है, धरातलीय स्थिति बदल गई है, पुरानी जो पर्यावरणीय जो लीगल क्लियरेंसेस इनको मिले हैं वो रिवोक किए जाएं। लेकिन दुर्भाग्य कहें, ये स्थिति या विकास का जिसको कहें कि प्रभाव, तथाकथित प्रभाव ऐसा है कि न्यायपालिका ने भी उसको अनदेखा कर दिया। उनके जिसको कहें कि विश्वसनीयता को ही कटघरे में खड़ा करते हुए, बिना उन लोगों को सुने बिना याचिका खारिज कर दी, उल्टा उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया। तो मैं इसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहूंगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय कहूंगा, परिस्थिति कहूंगा कि भाई ये देखने को, तो अब हम कहें कि कौन जिम्मेवार है, जब न्यायपालिका के दर से भी इस तरीके से जो है न केवल खाली हो हाथ, बल्कि रुसवा करके अपनी मानहानि करा के जो है याचिकाकर्ताओं को लौटना पड़ा, और आज जो है 1.5 वर्ष बाद उनके घर परिवार धंस गए हैं उन्हीं याचिकाकर्ताओं के। तो ये स्थिति है। तो मधु जी, नहीं है कि नीति निर्धारक या हमारी सरकारों ने, लेकिन इस विकास का, और मैं तो कहूं अभी ये विकास का आसुरिक चरित्र, आसुरिक सामने दिख रहा है कि किस रूप से विकास हो रहा है। तो आज सामूहिक रूप से सबको अपनी अंतरात्मा में झांकने की आवश्यकता है, चाहे हमारी सरकारें हों, चाहे हम लोग हों, जो कंजम्पशन की होड़ में जो है हर चीज को अंधाधुंध दोहन पर आमादा हो जाते हैं, और चाहे न्यायपालिका हो, देखें कि आखिर हमने क्या विकास को सही रूप से समझा है, क्या विकास को हम संतुलित रूप से परिभाषित कर पाए हैं। ये आज बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल है। आपने बहुत सही कहा हेमंत, ये विकास नहीं विनाश है। ये कहना कि ये विकास के नाम पर हुआ, मेरा नहीं मानना कि इसमें मंशा विकास की थी। मंशा थी कमर्शियल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने की, और हमारे सेक्रेड धामों को, पावन धामों को टूरिस्ट स्पॉट बनाने की। ये जो वाहियात सोच है, ये इसके पीछे है। बट आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स टू नो कि इस क्षेत्र के लोगों ने, अभी जो हेमंत जी ने बताया आपको बहुत कुछ, कि कितनी लड़ाइयां लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में आए, कहाँ कहाँ गुहार नहीं दी, तो इसका लंबा इतिहास है।